हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है 3 पार्ट्स में, और उसके बाद फोर्थ पार्ट में हमने फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को हमने उसमें सॉल्व किया, ठीक। और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें डाला हुआ है। सारी पीडीएफ डाली हुई है, और जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस है एनसीईआरटी के, वो भी हमने वहाँ पर डाले हुए हैं, तो आप उन्हें वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कुछ और नाम भी है, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ड्रॉप भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इन सब की जो डेफिनेशन है वो है द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन इन ऑर्डर टू move a unit charge from a reference point to a specific point inside the field without producing any acceleration। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ जब हम एक इन ऑर्डर टू मूव अ यूनिट चार्ज, यानी कि जब हम एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो फील्ड के अंदर होगा, तो उस दौरान जितना भी वर्क हुआ होगा बिना एसिलेशन करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या फिर फील्ड पोटेंशियल, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, यानी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज डन इन ऑर्डर टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड द फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सीलरेशन। अगला है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि एसआई यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की क्या होगी। बहुत सारे लोगों को पता होगा, यहाँ पर पोटेंशियल आया है तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वोल्ट। वोल्ट होगी उसकी एसआई यूनिट, क्या होगी, वोल्ट। अदर यूनिट्स, यानी कि वोल्ट के अलावा क्या यूनिट आती है, वो है स्टेट वोल्ट आती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम किस तरीके से दिखाते हैं, मेनली वी से दिखाते हैं, समटाइम्स साई से भी दिखा देते हैं, ठीक। और जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एम, जिस पे 1 होता है, लेंथ एल 2 होता है, और टी 3, ठीक है। और ये जो आई है वो -1 पे होता है। अब अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। अब एसआई यूनिट तो तब आएगी जब हमें इसे फॉर्मूला पता होगा, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम को, उसको हम देते हैं ऐसे यूई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसे हम यूई से दिखाते हैं। और के यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जो हमारा एक परमिटिविटी कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है। मल्टीप्लाई बाई होता है Q1 Q2 बाई R। Q1 चार्ज 1 होता है और 2 चार्ज 2 होता है, और R उनके बीच की डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं Q1 चार्ज 1 है, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। Q1 क्या है, चार्ज 1 है, और Q2 चार्ज 2 है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो ये बन जाएगा। और यहाँ पर लिखा भी है Q1 Q2 क्या है, चार्ज ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, और R है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज, यानी कि किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर सिस्टम ऑफ चार्जेस कंसिस्टिंग ऑफ स्टैटिक चार्जेस, यानी कि हमने माना कि सिस्टम ऑफ चार्ज माना जिसमें अलग अलग चार्ज होंगे, दैट इज चार्जेस फिक्स्ड एट अ पोजीशन दैट डज नॉट अंडरगो एनी टाइप ऑफ मोशन। यानी कि आप देख सकते हैं चार्ज अपनी जगह फिक्स हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सब अपनी जगह फिक्स हैं, और उनमें किसी टाइप का भी मोशन नहीं होगा। इन दिस सिस्टम वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चेंज इन टर्म्स द वर्क डन ऑन द चार्ज। अब हम इस सिस्टम में बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चार्ज पे कैसे हो रही है वर्क डन के साथ। वैसे भी आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू इनसाइड द फील्ड। ठीक है, वही चीज होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ले जाने में के बीच में जितना वर्क डन होता है उसे ही हम पोटेंशियल कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, व्हेन अ चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, यानी कि जब भी हम एक चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखेंगे, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, उस पर एक फोर्स लगेगा। क्यों, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होता है उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज इक्वल टू Q × E, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो QE के बराबर होगा। अगर हम उसके जो डिवाइड द रिजल्टेंट वर्क डन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि जो रिजल्टेंट वर्क डन आएगा उसे हम अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, वो इंडिपेंडेंट चार्ज के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न अबाउट द कांसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज का। ठीक है, जैसा कि हमने माना कि सिस्टम है जिसमें डिफरेंट चार्जेस हैं, उनमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा। अब हमने कहा कि उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी उनको कैलकुलेट करनी है, कैसे, जब चार्ज भी क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, तब हमने माना कि एक चार्ज Q है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड E लग रहा है, तो उस पर जो टोटल मैग्नीट्यूड होगा वो होगा Q × E। फिर जब हम उसके
उसके वर्क डन को डिवाइड करेंगे इक्वली हर टॉपिक पे, तो उससे हमारा क्या मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट है। अब उसके बाद जब हम एक एग्जांपल लेते हैं चार्जर पार्टिकल का, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वो होगा वी माइनस वी ए इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के बीच में कितना वो लग रहा है, कितना वर्क डन लग रहा है, वो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, जहां पर वी ए और वी बी क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है पार्टिकल ए और बी के, यू ए और यू बी जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यू ए जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी ए की, और यू बी पोटेंशियल एनर्जी होगी बी की, जहां पर क्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज एक ही होगा, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जा रहे हैं, तो एक पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी यू ए, दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यू बी, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी उनके अलग अलग पॉइंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, फिर एज वी नो दैट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट होल्ड्स नो सिग्निफिकेंस एंड वी रेदर कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर एनी गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस। और हमें पता है कि उनके जो अपने पॉइंट पे है उनका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम वो भी निकालते हैं, और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एट इन्फिनिटी इज अज्यूम्ड टू बी जीरो, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ रिफरेंस टू बी इन्फिनिटी। यानी कि और या यहाँ इस टाइप का एक एमसीक्यू बन सकता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा किसी भी चार्जर पार्टिकल का इन्फिनिटी पे, यानी कि जहाँ से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी पे कोई भी चार्जर पार्टिकल होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हुई जीरो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, उस पार्टिकल का, वो हो जाएगा इन्फिनिटी। जब पार्टिकल इन्फिनिटी पे है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, इन्फिनिटी। ये आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज नॉट द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वही चीज है। फिर उन्होंने दोबारा से पोटेंशियल को समझा दिया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लाने के बीच में कितना वर्क डन होता है बिना एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको कि किसी भी चार्ज पार्टिकल जो इन्फिनिटी पे है उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है। अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बीच बीच में पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म आ रहा था। अब आपको कह रहे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट because of its position relative to other object, stresses within itself, its electric charge और other factors। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे होल्ड करता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होल्ड करता है। ठीक है, तो और वो अपने आप में ही बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट करे हुए होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी उसमें होता है, और बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो अपने आप में विड्रॉ कर देता है। तो उसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल होगा कि डैम। जब आप भी देखते हो कि डैम में बहुत सारा पानी स्टोर रहता है, तो जो पानी स्टोर होता है जब तक वो खुलता नहीं है तब तक उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि वो पानी अपने आप में खुद को रोके हुए है, एक पोजीशन में होल्ड करे हुए है, और बहुत सारा प्रेशर स्ट्रेस उसके ऊपर, खुद के ऊपर है, पानी के ऊपर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल ये हो गया। और जब उस डैम को आप खोलते हैं तो जो पानी तेजी से बाहर निकलता है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ हमने काइनेटिक एनर्जी भी जान लिया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से मोशन पे आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो होगा W इज इक्वल टू mgh। m यहाँ पर मास, g ग्रेविटी, h क्या होगा, हाइट। ठीक है, जितनी भी उसकी हाइट है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, मास किलोग्राम है, और h हाइट इन मीटर्स। और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, यूनिट यानी कि एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वो होती है यूनिट। ठीक है, अब ये कैसे आया, केजी मास होता है केजी, और ग्रेविटेशनल की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट की होती है मीटर, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और सिंपल में इसे कहते हैं जूल। इसकी एनर्जी क्या होगी, जूल। इतना पूरा ना लिखो, आप सिर्फ जूल भी लिख सकते हो। आपका पेपर में एक क्वेश्चन बन सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, आपके ऑप्शन में दे सकता है कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और या जूल। अगर दोनों ऑप्शन आए तो आप दोनों ऑप्शन में टिक कर दोगे, क्योंकि थर्ड एक और ऑप्शन आया रहेगा कि बोथ 1 और 2, तो वहां पर आप टिक करोगे, वरना अगर दोनों आते हैं तो आप किसी भी एक में टिक करोगे, आपका आंसर सही होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी के बाद कितने टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज वन ऑफ द टू मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट रोज टू अ सर्टेन हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी। यानी कि जब किसी आप एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ले जाओगे, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी नीचे लगती है तो आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर को ले जा रहे होगे, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो एनर्जी लग रही होगी वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वी शैल फॉर्मुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद द फॉलोइंग एग्जांपल। हम उसको इस एग्जांपल से ले सकते हैं। देखो, जैसे एक ये ग्राउंड है,
ठीक है। अब ये देखो, ये ग्राउंड है आपका, और इस एक ऑब्जेक्ट है ए, जिसे आप ग्राउंड से इतना ऊपर ले गए हो, जो कितनी हाइट है उसकी एच है, ठीक है। ग्राउंड से आप इतना ऊपर ले गए हो तो उस पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, हम मान लेंगे कि उस पर जो मास है, उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, एम माना, और हमने एच हाइट पे माना कि वो जमीन से एच हाइट पे, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक हो गया। और नाउ वी नो द फोर्स रिक्वायर्ड, जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पर मास इंटू ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटी यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा कितनी हाइट ऊपर जा रहा है, और वर्क डन होता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लिखा है डब्ल्यू, और एम जी होगा आपका फोर्स, फोर्स मास इंटू ग्रेविटी, जो आपका ग्रेविटी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पर ग्रेविटी है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट लगेगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच, जिसकी क्या होगी, ऐसा यूनिट होगी जूल। अब यहाँ पर पढ़ेंगे एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंस द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh द एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इतना विच इज इन द केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ई। यानी कि इसने कहा कि जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है उसमें जो वर्क डन होता है ऑब्जेक्ट पे वो mgh के बराबर होता है, और एनर्जी के जो उसने गेन करी होती है वो भी mgh के बराबर ही होती है। हमने माना कि ई ऑफ एन ऑब्जेक्ट रीच्ड टू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन से कुछ हाइट पे ले जाया जाता है तो वो mgh हो जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द ग्रेविटेशनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बट द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेंस द पाथ अलोंग व्हिच ऑब्जेक्ट हैज रीच्ड द हाइट इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात ये है कि अब ये इससे हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि इस ऑब्जेक्ट को कितना हाइट पे ले जाया गया है, इस बात से फर्क पड़ता है कि उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी कि कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है और कितनी वापस आ रहा है, तो टोटल उसको माइनस करेंगे, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट को माइनस करेंगे, उस हिसाब उस अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा कि वो कितनी हाइट पे। ये सीधे नहीं कि हम सीधे ये नहीं देख लेंगे कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, हम देखेंगे कि उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या निकालोगे, हाइट निकालोगे, और इससे आपको पता चलेगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम से, तो फॉर बोथ द ब्लॉक्स ए एंड बी विल बी द सेम, यहाँ पर इनकी जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो सेम होगी। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहे हैं, और इसको भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो दोनों को बराबर हाइट पे ले गए हैं, तो दोनों की जो क्या होगी, हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सेम होगी। क्यों, अब आप ये कहोगे कि यार इसको यहाँ तक ले गए, फिर यहाँ ऐसे घुमा के ले गए, तो हमने बात करी कि डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे, ना कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करिए, तो इसका तो सिर्फ डिस्टेंस है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से सीधे यहाँ तक गिनेंगे, ये नहीं गिनेंगे कि इसने वाला जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता कवर किया है, सीधे सीधे वाला गिनेंगे, तो कितनी हाइट पे वो गिन लेंगे, तो देख लेंगे उसके बाद, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम होगा। अब है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड सच एज रबर बैंड्स, ट्रैम्पोलिन एंड बोंगी कॉर्ड्स। यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसे किसी भी ऑब्जेक्ट में कंप्रेस किया जाता है, जैसे आप एक रबर को खींचते हो, ठीक है, तो उसमें भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि जब एक रबर एक रेस्ट पे, तो उस पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, जब आप उसको खींचोगे तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और जैसे बैंड से देखे होंगे आपने, जो एक्सरसाइज करते हुए बैंड्स आते हैं, सर में लगाने वाले छोटे छोटे बैंड आते हैं, उनमें भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ट्रैम्पोलिन तो सबने देखा होगा, जिसमें छोटे छोटे बच्चे कूदते रहते हैं, बड़े भी कूदते रहते हैं उसमें, जिसको जब मौका मिल जाए तब कूदते हैं, तो ट्रैम्पोलिन भी आप जानते होंगे। तो वो जो होता है उस पर जो उन ऑब्जेक्ट्स पे जो एनर्जी होती है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द मोर एन ऑब्जेक्ट कैन स्ट्रेच द मोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इट हैज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा स्ट्रेच करेगा, आप जब तक उसको स्ट्रेच करो, जितना ज्यादा वो खींचेगा उस पर उतनी ही ज्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, मेनी ऑब्जेक्ट्स आर स्पेशली डिजाइन टू स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट को डिजाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सके। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है अ ट्विस्टेड रबर बैंड दैट पावर्स अ टॉय प्लेन, यानी कि एक ट्विस्टेड रबर बैंड होता है जो एक टॉय प्लेन को क्या करता है, पावर देता है। एंड आर्चर से स्ट्रेच्ड बो, यानी कि आप जब देखते हैं आर्चर हिंदी में कहते हैं धनुष, धनुष को जब जो बो होता है उसको बनाया ही इसलिए जाता है ताकि वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सके, जब उसको खींचेंगे तो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, और वो एक जो एरो होता है वो तीर को थ्रो करने के काम आता है। अ बेंट डाइवर्स बोर्ड जस्ट बिफोर अ डाइवर डाइव्स इन, और जो डाइवर्स का बोर्ड होता है, जैसे जहाँ हमने देखा होगा सब स्विमिंग करते हैं वो लोग, वो अपना जो जिसपे वो उछलते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है। ठीक है, लेकिन वो टूटता नहीं है उस पर, क्योंकि उस पर होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो इसलिए बनाए होते हैं, उसमें स्ट्रेच हो जाते हैं कुछ देर तक, फिर कुछ देर बाद वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। और कॉइल देखे होंगे आपने बहुत सारे,
जो स्प्रिंग टाइप के होते हैं उनमें भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल टिपिकली हैव अ हाई इलास्टिक लिमिट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उनके पास इलास्टिक लिमिट भी ज़्यादा ही होती है। हाउएवर ऑल इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स हैव अ थ्रेशोल्ड टू द लोड दे कैन सस्टेन, यानी कि एक लिमिट होती है जितना वो लोड कंटेन कर सकें। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा रबर है उसमें आप कितना भी खींचते जा रहे हो, एक टाइम पे उसको भी टूटना ही है। ठीक है, तो एक लिमिट होती है कि वो कितना वो कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन डिफॉर्म्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट द ऑब्जेक्ट विल नो लॉन्गर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। यानी कि जितनी उसकी लिमिट है, जैसे मान लो एक रबर है, उसको स्ट्रेच करने की लिमिट है, जैसे एक रबर मान लो, ठीक है, आपने उसके ऊपर सिर्फ 10 kg तक का वेट रख सकते हो। ठीक है, अब 10 kg के बाद अगर आप 11 kg रख देते हो उसके ऊपर तो वो टूट जाएगा। तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट इलास्टिक ऑब्जेक्ट टूट गया तो उसको हम दोबारा से ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते। अगर 10 kg से कम तक है तो उसको आप उसके ओरिजिनल शेप में ला सकते हो जब तक आप खींचते रहोगे। ठीक है, अगर वो टूट गया, उससे लिमिट एक्सीड कर गई, मास एक्सीड कर गया, तो आप उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर U क्या होगी आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, K क्या होगी स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट यानी कि जितना वो खींच रहा है, और X होगा कि स्ट्रेस लेंथ यानी कि कितना वो खींचा है, कितना अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो खींचा होगा X। ठीक है, और क्या होगा कितना वो खींचा उस कांस्टेंट का फोर्स। बात कर लेते हैं कुछ पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टोन एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ठीक है, यानी कि स्टोन्स सिटिंग ऑन एन एज ऑफ अ क्लिफ पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इसमें से एक भी स्टोन गिरता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो मोशन में आ जाएंगे, ये मैंने आपको बताया। ट्री ब्रांचेस हाई अप द ट्री है पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज दे कैन फॉल टू द ग्राउंड। ठीक है, और जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं और जो ब्रांचेज होती हैं उनमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि वो एक ही पोजीशन पे लगी रहती है। ठीक है, the food that we eat as a chemical potential energy our body digests the potential energy provides the necessary energy for bodily function। और जो खाना हम खाते हैं उसमें क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है वो, लेकिन उसमें केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है, और वो जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करता है, उस पोटेंशियल एनर्जी को डाइजेस्ट करता है, और हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए वो जरूरी होता है। ठीक है, और वैसे ही जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनमें भी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो रिलीज किए जाते हैं तो वो फायर क्रैकर्स फ्यूज करते हैं और वो जलते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं कुछ जो क्वेश्चन आ सकते हैं आगे पेपर में। ऐसे एमसीक्यूज हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है तो उस तरीके के एमसीक्यूज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी का टर्म किसने डिटरमाइन किया, तो आपके ऑप्शन होंगे विलियम रैंकी, सही आंसर होगा। ठीक है, स्कॉटिश एंड फिजिस्ट थे विलियम रैंकी, 19th सेंचुरी में इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को रखा था। ठीक है, एरिस्टोटल के बाद, ऑल द वे बैक टू एरिस्टोटल। ठीक है, तो आपका आएगा क्वेश्चन की पोटेंशियल एनर्जी का टर्म किसने दिया। वैसे ये बहुत रेयर है, ये नहीं आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर बाई चांस आ गया तो आपका आंसर होगा विलियम रैंकी। ठीक है, और ये कहेगा कि नेम सच ऑब्जेक्ट दैट पोसेस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपके ऑप्शन में बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि ऐसा ऑब्जेक्ट बताओ जिसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर ऐसा एग्जाम्पल बताओ कि जिसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो आप उनके एग्जाम्पल देके खुद ही समझ जाओगे कि किसमें है किसमें नहीं है। ठीक है, और फिर अगला है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की डिपेंड करती है कि कितनी हाइट में आप उसको ले जा रहे हो। ठीक है, सिंपली पूछ देगा, डिपेंड्स ऑन पूछ देगा, फिर आपको दे देगा ऑप्शन हाइट, मास, ग्रेविटी वगैरह वगैरह दे देगा। तो आपको सिर्फ आपका आंसर होना चाहिए हाइट। ठीक है, जितना ज्यादा जमीन से ऊपर जाएगा उतनी उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये भी पूछ सकता है कि कितने टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो सिंपल एग्जांपल होगा 5। ठीक है, 5 टाइप की एग्जांपल होती है। हमने सिर्फ पढ़ा है ग्रेविटेशनल और इलास्टिक, और केमिकल के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो एग्जांपल हमने पढ़े थे उसमें। ठीक है, और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये तो हमारा फिर एक क्वेश्चन ही बन जाता है, वैसे एमसीक्यूज में आएगा नहीं। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज दैट दे कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू ईच अदर। ठीक है, यानी कि दोनों का क्या है कि काइनेटिक को पोटेंशियल में बदल सकते हो, पोटेंशियल को काइनेटिक में बदल सकते हो। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग द वाटर दैट इज स्टोर्ड इन अ टैंक, जो वाटर इन द टैंक। अच्छा, तो इसका सिंपल इन्होंने एग्जांपल दिया कि एक टैंक होता है जो आपके घरों में होता है, जिसमें आप पानी स्टोर करके रखते हो। जब वो स्टोर है तो उसमें क्या है पोटेंशियल एनर्जी। जब आप पानी ऑन कर दोगे, नल ऑन कर दोगे, तो वो जो पानी मोशन में आएगा, और पानी जो पहले पोटेंशियल एनर्जी में थी उसके बाद अब उसका काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और अगर नल ऑन है, पानी बाहर को निकल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी है तब। और जब आप पानी बंद कर देते हो, टैंक को क्लोज कर देते हो, तब उसका जो टैंक होगा उसके पास एनर्जी वाटर क्या होगी, उसका दोबारा से उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। यानी कि काइनेटिक को आप ऑप्शन ऐसा आ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी आप किस एनर्जी में बदल सकते हो, तो आपका ऑप्शन होगा काइनेटिक। वैसे उल्टा आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को किसमें बदल सकते हो, आपका होगा पोटेंशियल। ठीक है, तो इस टाइप के एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने आपको
जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा और आपको अगली वीडियो किस पॉइंट पे चाहिए। आप अपने टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सोप का यूज कीजिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।